स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 को बहुत अच्छे से समझने वाले। देखिए क्या नाम है चैप्टर का, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 3 को हम क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए बहुत टाइम पहले क्या हुआ था कि जब बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरीज हो रही थी, बहुत सारे एलिमेंट अलग अलग साइंटिस्ट डिस्कवर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि उनको एक जगह पे रखना या फिर हम कह सकते हैं कि उनको रख कर एक जगह पे स्टडी करना मुश्किल हो रहा था। ठीक है, एलिमेंट्स को एक जगह पे रख के मुश्किल हो रहा था, तो बहुत सारे साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे थे कि हम कुछ ऐसी चीज बना दे जिससे कि हम सारे एलिमेंट्स को एक जगह पे रख पाए। एलिमेंट्स को रखना मीन्स कि हम एक जगह पे उसको लिख के कहीं पे रख पाए, जिससे हमें स्टडी करने में, साइंटिस्ट लोगों को स्टडी करने में या फिर स्टूडेंट्स को स्टडी करने में ईजी हो जाए। तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन किए, योगदान दिए, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर जो थे वो थे डॉवर्नियर ट्रैड दिया था इन्होंने, मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में आपको। उसके बाद हम देखेंगे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, उसके बाद हम देखेंगे क्या मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल, और एंड में हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे जो हम अभी यूज कर रहे हैं। देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम मूसले की पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो ये तो हमने ये पढ़ लिया क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब बात आती है पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की। तो सिंपल सा मतलब है, इस यूनिट में बहुत छोटा सा यूनिट है अगर देखा जाए तो हमें ये चार चीजें पढ़नी है जो मैंने चारों लॉ बताए। ठीक है, वो बहुत ही ईजी है। उसके बाद जो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मेरी क्या प्रॉपर्टीज हुई, मैं एक टीचर हूँ। दूसरी क्या मेरी प्रॉपर्टीज हुई, मैं यूट्यूब पे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तीसरी क्या प्रॉपर्टीज हुई, हो सकता है आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो, तो ये मेरी प्रॉपर्टीज मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज। ठीक उसी तरीके से जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को पोजेस करते हैं, यानी प्रॉपर्टीज को बताते हैं। जैसे कि एलिमेंट का एटॉमिक साइज कितना है, उसका वेट कितना है, ठीक है, उसके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एलिमेंट के बारे में, वही हमें यहाँ पे क्या पढ़नी है, प्रॉपर्टीज में पढ़नी है। तो ये जो यूनिट 3 है, चैप्टर 3 है, छोटा है बट मजेदार बहुत है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा चैप्टर नंबर 3 की। तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 1 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में हम बेसिकली डॉवर्नियर ट्रेड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को समझेंगे, उसकी लिमिटेशंस को समझेंगे, जो कि हमें आगे बेसिकली हेल्प करने वाला है। जो नेक्स्ट वीडियो है मेंडलीफ की, वो आपको, और मैं आपसे बताना चाहूंगा कि चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 जो है उसके एग्जाम्पल्स हो या फिर उसके नोट्स हो, और पूरी वीडियोस मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है वहां पर। देखिए मेरा जो एम है वो क्या है, क्लास 11th हो या चाहे क्लास 12th हो, सीबीएसई और सारे बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड हो या फिर कोई सा भी स्टेट बोर्ड हो, उन बच्चों को यहाँ पर बहुत ही अच्छे मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आना है। मेरा फोकस जो है वो हाई लेवल पे नहीं होगा। देखिए हाई लेवल कहने का मतलब है जैसे कि नीट और जेई का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नीट और जेई अगर आपको, देखिए मैं आपको सही बताऊं तो नीट और जेई अगर आपको सही में पढ़ना है तो फिर वो आपका यूट्यूब जो है वो इतना हेल्प नहीं कर सकता है। यूट्यूब जो है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा अटेंशन चाहिए, हर चीज़ बहुत डीप में होनी चाहिए, तो वो तो आपको ऑफलाइन ही मिलेगा, या फिर एक इंसान के पास वो चीज़ें इस समय मिल सकती है, वो है फिजिक्स वाला जो कि अपने खुद के ऐप में पढ़ाते हैं। तो सिंपल से मैं आपको यही समझाना चाहूँगा, अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ कि आप अपने सीबीएसई बोर्ड या फिर कोई से भी स्टेट बोर्ड में 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपको बात आती है कि जो डॉवर्नियर ट्रेड है वो कहता क्या है। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि मतलब हाँ शुरुआत हो गई। और देखिए सपोर्ट जरूर करना, सब्सक्राइबर बेस थोड़े कम है लेकिन पढ़ाऊंगा इतने अच्छे से कि आप लोग सपोर्ट करेंगे तो आगे भी बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं। अब देखिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले डॉवर्नियर ट्रेड की। तो देखिए डॉवर्नियर ट्रेड का कहना यही था, सिंपल सी बात है, पहले आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डॉवर्नियर ट्रेड का ये कहना था, इन्होंने क्या किया कि सेम प्रॉपर्टीज के 3 एलिमेंट को इन्होंने साथ में लिखा और इन्होंने क्या कहा
कि जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है, मतलब कि मैं आपसे कहूं कि ए है और ये बी है और ये सी है, ये एलिमेंट 3, एलिमेंट 2, एलिमेंट 1 है। तो इन्होंने क्या कहा, डॉबर्नियर ट्रेड का क्या कहना था, समझना कि जो ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, उनको हम अगर ट्रेड के फॉर्म में लिखें तो जो ए होगा और जो सी होगा उसका जो हम एवरेज निकालेंगे, उनके मासेस का एवरेज निकालेंगे, यानी कि इनके मास 1, मास 2 और मास 3 का, इनका जो हम एवरेज निकालेंगे इन दोनों का, वो क्या होगा, इसके मास के बराबर होगा, अप्रॉक्सीमेटली इसके मास के बराबर होगा। जैसे कि ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 एवरेज, ए प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, इसका मतलब कि ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आएगा बी का एटॉमिक मास के अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो बोर्ड पे लिख देता हूं और उसके एग्जाम्पल को भी बताऊंगा। अगर आपने देखिए जो चीज़ मैंने समझाई है, इसको अगर आपको लिखते बनता तो आप सिंपल अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि डॉबर्नियर का क्या कहना था। देखिए मैं लिख देता हूं, डॉबर्नियर, ठीक है, अरेंज्ड 3 एलिमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टीज, मतलब लगभग सेम प्रॉपर्टीज, डॉबर्नियर अरेंज 3 एलिमेंट ऑफ सेम प्रॉपर्टीज इन सच अ वे that the average atomic masses of first and third element is equal to the atomic mass of second element। ठीक है, तो सिंपल सी यही बात मैंने यहाँ पे लिख दी। आप चाहे तो अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। देखिए एग्जांपल देना चाहूँगा मैं आपको किसका, मैं आपसे बात करता हूँ लिथियम की, ठीक है, लिथियम की, और दूसरी आपसे बात करना चाहूँगा लिथियम के बाद सोडियम की, सोडियम के बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा किसकी, पोटेशियम की। अब देखिए लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है, 7 होता है, और सोडियम का कितना होता है 23, और पोटेशियम का कितना होता है 39। तो अब इन दोनों को हम एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा, 7 + 39/2, तो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं कितना आएगा, 46 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 23। मतलब जो इन दोनों का एटॉमिक मास होगा उनका एवरेज निकालेंगे तो मिडिल के बराबर आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, आई होप आपको एक चीज समझ में आई होगी कि डॉबर्नियर्स ट्रेड क्या होता है। ठीक है, तो अब मैं इतना तो समझ लिया, लेकिन डॉबर्नियर ट्रेड तो आपने समझ लिया, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसकी क्या लिमिटेशन, देखिए लिमिटेशन अगर इसकी नहीं होती, इसकी अगर लिमिटेशन नहीं होती तो हम आगे बढ़ते ही क्यों, इसके बेसिस पे ही सारे एलिमेंट को अरेंज कर देते। अब इसकी लिमिटेशंस थी, इसकी लिमिटेशंस को देखते हुए इसको हमने अडॉप्ट, इसको हमने अपने यूज में नहीं लाया, क्योंकि देखिए ये जो है ये सिर्फ ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम है। अब जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में और आगे आगे एलिमेंट आते गए तो क्या हुआ कि ऐसा तो है नहीं कि सबकी प्रॉपर्टीज सेम होती जाएंगी, तो बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट थी, बहुत ज़्यादा अलग थी, जिसके कारण ये जो है फेल हो गया। तो वही मैं आपको लिमिटेशंस में बताता हूँ कि इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसको रफ करने के बाद। और आप एक पेन कॉपी में लिखना चालू कर दीजिए, बहुत ईजी वे में, इससे ईजी वे में हो सकता है कोई आपको बताए। ठीक है, तो देख लेते हैं लिमिटेशंस क्या है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, लिमिटेशंस क्या है इसकी, तो देखिए लिमिटेशन ऑफ डॉबर्नियर ट्रेड, ट्रेड्स कह सकते हैं, ट्रेड लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि देखिए लिख देता हूं मैं सिंपल से, आप समझना कि द ट्रेड्स ऑफ डॉबर्नियर्स
helpful in grouping of that element which have same characteristics but he could not arrange all element at that टाइम। ठीक है, समझ गए? सिंपल सी चीज की डॉबर्नियन ने क्या हुआ कि उस टाइम पे उन्होंने ये जो ट्रेड दिया वो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एलिमेंट के लिए थी, बट वो उस समय पे सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि सारे एलिमेंट सेम सिमिलर प्रॉपर्टीज या फिर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते हैं। तो सिंपल सी चीज थी, यही क्या था, लिमिटेशंस थी डॉबर्नियर ट्रेड की। अब इसको हम रफ करते हैं, इसको आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लेना। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, तो ये सिंपल सा, इसको आप बहुत ही क्लियरली समझ सकते हैं, बहुत ही इजी समझना होगा कि उन्होंने देखिए क्या कहा। पहले आप लिखने में से ज़्यादा फोकस किस में, समझने में कीजिए कि इन्होंने कहा क्या। इन्होंने सिंपल सी एक बात कही कि अगर मैं एलिमेंट्स जो होते हैं, सभी एलिमेंट का आपको पता है कि एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, पहली वाली जो हमने डॉबर्नियर पढ़ी वो भी किसके ऊपर बेस्ड थी, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड थी। मतलब एटॉमिक मास को ही उसने कॉन्सेप्ट बना के अपना डॉबर्नियर ट्रेड दिया। ठीक उसी तरीके से न्यूलैंड ने भी क्या किया कि यहाँ पर एटॉमिक मास को ही कॉन्सेप्ट बनाकर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक लॉ दिया। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर मैं अगर मैं एलिमेंट्स को क्या करूं, उसके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अगर मैं उसको जमाऊं या फिर मैं उसके इंक्रीजिंग मास पे उसे मैं सेट करूं, लिखूं, तो जो प्रॉपर्टीज पहले एलिमेंट की होगी वही सेम प्रॉपर्टी कौन शो करेगा, 8th नंबर का एलिमेंट। इसको इन्होंने एक कॉन्सेप्ट लाया कहां से, एटॉमिक मास को इन्होंने समझा। और ये कॉन्सेप्ट उन्होंने कैसे लाया, जैसे कि म्यूजिक में क्या होता है कि जैसे पहला और 8वां जो नोट होता है, यानी कि मैं बात करूं सा रे गा मा पा धा नी सा, तो पहला और 8वां जो नोट होता है वो सेम होता है। ठीक उसी तरीके से उन्होंने क्या कहा कि जैसे म्यूजिक में नोट्स में पहला और 8th प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे सा और सा आता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एलिमेंट्स के साथ भी होता है। ठीक है, तो सिंपल से इन्होंने यही चीज कही। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, according to Newland's law of octave, when we arranged elements in their increasing एटॉमिक मासेस, ठीक है, जब हम एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग फॉर्म में जमाएंगे, व्हेन वी अरेंज एलिमेंट इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, देयर प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज सिमिलर to 8th element such that in musical notes first and last notes are similar। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई कि न्यूलैंड ने क्या कहा।
इतनी अच्छे से। अब इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँ कि न्यूलैंड जो था इसकी लिमिटेशंस क्या थी, न्यूलैंड की जो लॉ की लिमिटेशंस क्या थी। तो सिंपल मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ इन्होंने क्या किया था, समझना आप, इन्होंने क्या किया था कि सिर्फ 20 नंबर तक के ही, यानी कि कैल्शियम 20, जिसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, सिर्फ उन्होंने कैल्शियम तक के ही एलिमेंट को यहां पर अरेंज किया। सिर्फ इन्होंने कैल्शियम तक के ही एलिमेंट को अरेंज किया, जो कि इनका बहुत बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। यानी ड्रॉबैक नहीं कह सकते, लिमिटेशंस थी इनके लो की। सिंपल सी चीज क्या थी कि यहाँ पर वो 20 नंबर के एलिमेंट, यानी कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास 40 होता है, वहीं तक के एलिमेंट को ये लॉ क्या कर पाया, सेटिस्फाई कर पाया। उसके बाद जब एलिमेंट्स बढ़ते गए, तो एलिमेंट्स बढ़ने के बाद क्या हुआ कि नंबर ऑफ पीरियोडिसिटी जो है वो बढ़ती गई, जिसके कारण क्या हो रहा था कि जो प्रॉपर्टीज शो होनी थी वो शो नहीं हो पा रही थी, अलग अलग प्रॉपर्टीज को एलिमेंट दे रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो इनका लॉ है वो 20 नंबर तक के एटॉमिक मासेस के एलिमेंट तक के लिए सेटिस्फाई कर पाए। सिंपल सी चीज़ है। आई होप आपको यहाँ पर दो चीज़ें मैंने बताई है, डॉबर्नियर ट्रेड और न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, आपको अच्छे से समझ में आई होगी, आप इसको लिख के रख लीजिए। इसके बाद जो पार्ट 2 वीडियो है उसमें हम समझेंगे बहुत क्लियर से। मैं चाहता तो इसी वीडियो में मेंडलीफ को भी रख देता, मेंडलीफ लॉ को भी रख सकता था, यानी मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल जो कि एटॉमिक मास के ऊपर बेस है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा क्योंकि उसको रखने से क्या होगा कि वो लास्ट में पड़ जाएगी वीडियो के, और वीडियो के लास्ट में पढ़ने से हो सकता है कि लोग इतना आखिरी तक वीडियो को ना देखें, जिससे कि क्या हो जाए, वो टॉपिक मिस हो जाए। तो मैंने वहाँ पे क्या किया कि उस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में रखा है, तो उस वीडियो में बहुत अच्छे से आपको मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल समझेंगे। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा पहले पार्ट की वीडियो पे। मेक इजी लर्न इजी।